स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे साइंस विषय का जीव जगत चैप्टर, तो उसी के आगे आज हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है सजीव तथा निर्जीव में अंतर। तो क्या है कि इनमें पोषण की क्रिया होती है। ये सजीवों का है और ये निर्जीव। सजीव में पोषण होता है, निर्जीव में पोषण नहीं होता है। इनमें श्वसन होता है, निर्जीव में श्वसन नहीं होता है। सजीव में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि भी नहीं होती है। इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, इनमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। सजीव क्या है, उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं और निर्जीव ये उद्दीपन के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। सजीव में प्रजनन क्रिया होती है और निर्जीव में प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी जो जैविक क्रियाएं हैं वो सजीवों में हो रही हैं, यानी जो जैविक क्रियाएं हैं वह सजीवों में होती हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार सजीव और निर्जीव का अंतर हमें पता चल गया। नेक्स्ट है कोशिका और सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। जिस प्रकार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर मकान का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार जीवों के शरीर का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होता है। जैसे मकान का निर्माण क्या होता है कि ईंटों से मिलकर होता है, तो उसी प्रकार हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वह अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होता है। शरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। यानी कि ये जो अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, इन इकाइयों को क्या कहते हैं? इन्हें कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और वृद्धि आदि अनवरत होती रहती है। यानी कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें जो जैविक क्रियाएं हैं वह लगातार होती ही रहती हैं। कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जिन्हें नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं और ये नग्न आँखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास तथा जीवाणु, ये सभी क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। इनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवाणुओं की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं जबकि शुतुरमुर्ग कांडा सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये याद रखना है हमें कि जीवाणुओं की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, जबकि सबसे बड़ी कोशिका यदि पूछा जाए तो कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। अब जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं का वर्गीकरण करने के अनेक तरीके हैं। जैसे पहला है संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर और वासस्थान के आधार पर। तो पहला हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो होते हैं वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय क्या है? जिन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है वे क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी कि एक कोशिकीय वे हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तथा नम्र जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव की क्या विशेषताएं हैं कि ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं और ये नम और जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं और इनका शरीर जो है केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कोशिक जीव की उत्पत्ति, एक कोशिक जीव जो हैं जीवन की उत्पत्ति में प्रथम जीव माने जाते हैं। यानी कि सबसे पहले उस जीवन का जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? एक कोशिक जीव की। नेक्स्ट है बहुकोशिक जीव।
तो जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वे क्या कहलाते हैं? बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। ये सामान्यतया नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। बहुकोशिक जीव क्या है? ये नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, जैसे हाइड्रा, घोंघा मछली, मेढक और मनुष्य आदि। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वह किसके आधार पर? मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर है। तो पहला इसमें है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक अकशेरुकी और दूसरा कशेरुकी। तो अकशेरुकी क्या है? ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकीय जंतु कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि। इनमें क्या होता है कि मेरुदंड नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये क्या कहे जाते हैं? अकशेरुकी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कशेरुकी जंतु। तो जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, पक्षी और गाय। अगला वर्गीकरण जो है वह है प्रजनन विधि के आधार पर। तो प्रजनन विधि के आधार पर भी कितने प्रकार से? 2 प्रकार से इनका विभाजन किया गया, एक अंडयुज और दूसरा जरायुज। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े। और जरायुज क्या है कि बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय तथा बकरी। ये सभी क्या हैं? ये बच्चे पैदा करते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। और जो अंडे देते हैं वे अंडयुज कहलाते हैं और जो बच्चे पैदा करते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। अगला विभाजन जो है वास स्थान के आधार पर है। तो जंतुओं को उनके वास स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है? जलीय जंतु। जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मेढक, मछली। वायुवीय जंतु, अधिकांश समय तक वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायुवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी हो गया। और तीसरा है स्थलीय जंतु। तो स्थल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बकरी, मनुष्य आदि। ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं। तो जो वास स्थान के आधार पर हुआ विभाजन वह कितने प्रकार से? 3 प्रकार से विभाजन हुआ, स्थलीय जंतु, जलीय जंतु और वायुवीय जंतु। और जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं, जैसे मेढक, कछुआ। अब पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है, जैसे पहला है पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण का जो आधार है पुष्प के आधार पर, इसमें पहला आता है पुष्पीय पौधे। तो पुष्पीय पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं, यानी पुष्पीय पौधे क्या हैं? जिन पर पुष्प और फल लगते हैं। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं, इनमें जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है। पुष्पीय पौधे क्या हैं? जिनमें पुष्प और फल लगते हैं, ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं और इनमें जड़, तना तथा पत्ती जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी आदि। दूसरा है अपुष्पीय पौधे। ये क्या है? अपुष्पीय पौधे पर पुष्प कभी नहीं लगते, यानी कि पुष्पीय पौधे पर पुष्प लगते हैं और जबकि अपुष्पीय पौधे पर क्या होता है कि पुष्प कभी नहीं लगते। अधिकतर इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है, यानी पुष्पीय पौधे में क्या होता है कि जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अपुष्पीय पौधे में क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती का अधिकतर अभाव देखा जाता है। चूँकि इनमें पुष्प कभी नहीं लगते इसलिए फल भी नहीं बनते। पुष्पीय पौधे में पुष्प और फल दोनों बनते हैं, लेकिन अपुष्पीय में क्या होता है? जब पुष्प ही नहीं बनेंगे तो फल कहाँ से बनेंगे। इनमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं, बीजाणु ध्वनियों में उत्पन्न होने वाली बीजाणुओं द्वारा होती है, यानी कि इनमें वंश वृद्धि जो क्या है एक विशेष प्रकार की बीजाणुओं द्वारा होती है, जैसे कवक, शैवाल, माश तथा फर्न इनके प्रमुख
समूह सदस्य हैं। मांस एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग जाता है। दूसरा विभाजन है इनमें जो आकार के आधार पर। पुष्पीय पौधे आकार में छोटे या बड़े होते हैं। आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शाक। ये 1 मीटर से कम नाप के होते हैं। शाक क्या है? 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है, जैसे मक्का हो गया, मटर और पालक। नेक्स्ट है झाड़ी। ये 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनका तना स्पष्ट नहीं होता है और ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल आदि। शाक क्या है? 1 मीटर से छोटे होते हैं। और झाड़ी क्या है? 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कठोर और मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है, ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। अब आता है तीसरा वृक्ष। वृक्ष क्या है? ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, काष्ठीय, शाखित या अशाखित होता है। तना बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है, जैसे नीम, आम, चीड़, नारियल आदि। अब अगला विभाजन जो है तीसरा, आयु के आधार पर। तो प्रत्येक जीव जंतु की आयु जो क्या है? निश्चित होती है। उस आयु को पूरा करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ पौधों का जीवन कुछ महीनों का होता है, जबकि कुछ पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। पौधों को उनकी आयु के आधार पर कितने 3 भागों में बांटा गया है। पहला है 1 वर्षीय पौधे। ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीने के भीतर ही फलते फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फसलें जैसे चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का और ज्वार, ये सभी क्या हैं? 1 वर्षीय पौधे हैं। ये कुछ महीनों के भीतर ही फलते फूलते हैं और अंत में सूखकर क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अगला है द्विवर्षीय पौधे। ये पौधे 2 वर्षों के भीतर ही अपना जीवन चक्र क्या करते हैं? पूरा करते हैं। पहले वर्ष में पौधे में जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होकर द्वितीय वर्ष में पुष्पन, फलन तथा बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे बहुत कम ही होते हैं। उदाहरण के लिए केला। और तीसरा है बहुवर्षीय पौधे। ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनमें संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। ये शाक, झाड़ी या वृक्ष तीनों ही तरह के पौधे हैं। उदाहरण दूब घास, गुलाब, आम, कटहल आदि। पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। तो पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियां, पुष्प तथा फल अलग अलग अंग होते हैं। ये मिलकर पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं। पौधों के जमीन के अंदर का भाग, ये इंपॉर्टेंट है, जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जमीन के ऊपर का भाग जो है वह क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र कहलाता है। और जड़ के अंदर का भाग, यानी कि जमीन के अंदर का भाग जड़ तंत्र, और जमीन के ऊपर का जो भाग है वह क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र कहलाता है। तो जड़ के बारे में हम जानते हैं पहले। पौधे जड़ द्वारा जमीन पर स्थिर होते हैं। अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ पौधे जैसे चना, मटर एवं घास को उखाड़कर इनके जड़ों का अवलोकन कीजिए। चना, मटर की जड़ एक मोटी जड़ है। यानी क्या है? जब चना, मटर और घास के पौधों को उखाड़कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जो चना और मटर की में एक मोटी जड़ है जिसमें अनेक पतली शाखाएं निकली हैं। ये क्या है? मूसला जड़ है। जो पतली शाखाएं निकली हैं वो क्या है? मूसला जड़ है। यानी कि चना और मटर की जड़ को जब हम देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि एक
मोटी जड़ है जिससे क्या है अनेक छोटी शाखाएं निकली हैं। तो ये जो मोटी जड़ है वह क्या है, वह मूसला जड़ है। घास में एक ही स्थान से अनेक गुच्छे के रूप में है, यह क्या है, अपस्थानिक जड़ें हैं। यानी कि चना और मटर में मूसला जड़ है, जबकि घास में क्या है, अपस्थानिक जड़ है। अतः जड़ें दो प्रकार की होती हैं, पहला मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ और दूसरा है अपस्थानिक जड़। तो अब हम मूसला जड़ के बारे में पढ़ेंगे। मूसला जड़ एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। यानी मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। मुख्य जड़ से अनेक पतली शाखाएं निकली रहती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ें कहते हैं। इनसे पुनः निकलने वाली शाखाओं को तृतीयक जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती हैं और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती से स्थिर रखती हैं। यानी क्या है कि मूसला जड़ जो है मुख्य मोटी जड़ होती है, इनको प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। और मूसला जड़ से मूसला जड़ जो मुख्य जड़ है उससे अनेक छोटी शाखाएं निकली होती हैं, और जो निकली हुई शाखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक जड़ें कहते हैं। और पुनः इन जड़ों से निकलने वाली शाखाओं को तृतीयक जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती हैं और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती से स्थिर रखती हैं। चना, मटर, सेम आदि मूसला जड़ आदि में क्या है, मूसला जड़ पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ गेहूं, धान तथा मक्के आदि में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। इनमें बीजों से निकले मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों की भांति निकल आती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें या रेशेदार या झकड़ा जड़ें कहते हैं। तो रेशेदार या झकड़ा जड़ें किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ों को कहते हैं। इनमें बीजों से निकले मूलांकुर की वृद्धि, जो बीज से मूलांकुर निकलता है उसकी वृद्धि कुछ समय के पश्चात रुक जाती है और तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों की भांति निकल आते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें या रेशेदार या झकड़ा जड़ें कहते हैं। अब जड़ों का कार्य क्या है, जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं तथा मूलरोम की सहायता से भूमि से जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। अगला है तना। तना क्या है, पादप के प्रारोह का सबसे दृढ़ भाग होता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं, ये पुराने होकर शाख, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में गांठ जैसी संरचना को पर्वसंधि कहते हैं। यानी कि तने में जो गांठ जैसी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पर्वसंधि कहते हैं। और निकटतम दो पर्वसंधियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। निकटतम दो पर्वसंधियों के बीच का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। दूब घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पेड़ पौधों की पत्तियों तक पानी तथा खनिज लवण पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था होती है। इनके तनों में पतली पतली नलियां होती हैं। इनका संबंध जड़ों से होता है। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। यानी तने क्या करते हैं, जल का संवहन करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, तने क्या करते हैं, जल का संवहन करते हैं। कहाँ से, जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। तो तना शाखाओं, पत्तियों, फल फूल को विकसित होने का स्थान देता है। यानी तना क्या करता है, स्थान भी प्रदान करता है फल फूल और पत्तियों को विकसित होने के लिए। इन सब का आपस में संबंध स्थापित करता है। यानी तना शाखाओं, पत्तियों, फूल फल को विकसित होने का स्थान देता है तथा इन सब का आपस में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। तने की शाखाओं पर पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिले। तना जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन और भोजन स्थानांतरण का भी कार्य करता है। तो ये थे तने के कार्य। नेक्स्ट है पत्ती। पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं। पत्ती का वह भाग जिसे पत्ती तने से लगी होती है उसे क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। यानी पत्ती का वह भाग जिससे वो पत्ती तने से लगी होती है उसे क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। पत्ती का जो चपटा भाग है वह पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग क्या कहलाता है,
पर्णवृत्त कहलाता है। यानी हमारी ये जो पत्ती है, तो ये जो जहाँ डंठल से लगी होती है उसे क्या कहते हैं? ये जो तने से लगी होती है, तो इसका जो ये भाग है ये क्या कहलाता है? ये भाग इसका कहलाता है पर्णाधार। और जो ये चपटा भाग है ये क्या कहलाता है? पर्णफलक कहलाता है। और पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच जो डंठल नुमा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये डंठल नुमा भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह गहरे हरे रंग की होती है और चिकनी होती है। गहरे हरे रंग द्वारा पत्तियां सौर ऊर्जा का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं, तथा चिकनी सतह से प्रकाश की अनावश्यक किरणों का क्या होता है? परावर्तन होता है। निचली सतह खुरदरी और उभरी हुई सिराओं का जाल दिखाई देता है। पत्तियों की जो निचली सतह होती है वहाँ क्या होता है? खुरदरी और उभरी हुई सिराओं का जाल दिखाई देता है। सिराओं की उपस्थिति से पूरा पर्णफलक ढका रहता है। सिराओं का जाल पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधों के तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जो सिराओं का जाल होता है पत्तियों के निचली सतह पर, वो क्या करता है कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे पत्तियों से तनों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्ती की सतहों पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां श्वसन, वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं करती हैं। यानी कि पत्तियों की जो निचली सतह है उस पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि गैसीय आदान प्रदान होता है। उन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां क्या श्वसन, वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अगला है पुष्प। पुष्प क्या है? पौधे का आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। यह पौधे के तने तथा शाखाओं से अलग होते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाते हैं। सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दल, पुंकेसर और क्या? स्त्री केसर। पुष्प पौधे का क्या है? जनन अंग है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन यानी कि अपनी वंश वृद्धि करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। फल में एक या अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करते हैं। अब पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। पौधे के अंग विशेष कार्यों के अनुसार कई बार रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे जड़ों एवं तनों द्वारा भोजन संग्रहण करना अथवा कमजोर तनों द्वारा आरोहण आदि। भोजन संग्रहण के लिए जड़ों में रूपांतरण। गाजर, मूली, शलजम ये सभी मूसला जड़ों के प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं। गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्या होती हैं? क्रमशः पतली होती हैं। इस रूप को शंकुरूप कहते हैं। यानी गाजर में क्या होता है? उसकी जड़ जो है ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर पतली होती है, तो इस रूप को क्या? शंकुरूप कहते हैं। मूली की जड़ ऊपर तथा नीचे दोनों ही ओर पतली होती है। अब मूली में क्या होता है? उसकी जड़ क्या होती है? ऊपर भी पतली होती है और नीचे भी पतली होती है, तो इस रूप को क्या कहते हैं? हम तर्करूप कहते हैं। तर्करूप कहते हैं। और शलजम की जड़ें घड़े जैसी होते हैं, इसे कुंभी रूप कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि गाजर की जड़ शंकुरूपी होता है और मूली की जड़ तर्करूपी होता है, और शलजम की जो जड़ है वह कुंभी रूप होता है। यानी गाजर शंकुरूपी, मूली तुर्करूपी, तर्करूपी और शलजम कुंभी रूपी। नेक्स्ट है डहेलिया और शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्रित
होने से फूलकर कंद में बदल जाती हैं। डहेलिया की पुलकित एवं शकरकंद की कंदील जड़ें अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। यानी डहेलिया की जो पुलकित जड़ें हैं और शकरकंद में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? कंदील जड़ें पाई जाती हैं। और ये दोनों जड़ें किसके उदाहरण हैं? अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि की जड़ों को हम खाते हैं। इनकी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनमें इकट्ठा होता है। पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस संचित भोजन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब भोजन संग्रहण के लिए तनों में रूपांतरण। भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं। इसे स्तंभ कंद कहते हैं। यानी आलू में क्या होता है? उसके जो भूमिगत तने होते हैं वो क्या करते हैं? फूल जाते हैं। इसे स्तंभ कंद कहते हैं। इसी प्रकार अदरक, अरबी में भोजन एकत्रित होता है। ये सभी भूमिगत तनों के रूपांतरण हैं। यानी आलू, अदरक और अरबी ये क्या है? भूमिगत तनों के रूपांतरण हैं। अब तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण। नेक्स्ट है तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण। तो मक्का, बरगद, मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती हैं। इन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। आरोहण के लिए रूपांतरण। सभी पौधे के तने मजबूत नहीं होते। कुछ पौधे कमजोर तने वाले होते हैं, जैसे कद्दू, तुरई और लौकी आदि। कमजोर तनों से पतली धागेनुमा संरचना निकल आती है। इन्हें क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। यानी कमजोर तनों से क्या होता है? पतली तथा धागेनुमा संरचना निकल आते हैं, जिन्हें प्रतान कहते हैं। ये आधार के चारों ओर लिपट कर आरोहण में सहायता प्रदान करती हैं, जैसे अंगूर, मटर आदि। तो इस तरह से जो हमारा जीव जगत चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।